नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जब बातें हो रही थी तब, अब जब बातें हो रही हैं तब बात किस विषय में? नक्सल मामले में शांति वार्ता के विषय पर बात यही हो रही थी पिछली बार जब उस समय ये बात सामने आई थी। नक्सलियों की ओर से, उनके प्रवक्ता की ओर से शांति प्रस्ताव दिया गया था, युद्ध विराम की बात कही गई थी, तो उस समय कुछ बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद अभी दूसरा पर्चा जब आता है, कुछ दिन के अंतराल में ही दूसरा पर्चा जब आता है, दूसरा ऐसा पत्र आता है, कथित पत्र, तो उसमें जो बातें कही गई हैं, मुझे ऐसा लगता है और जो जानकार बताते हैं कि दो कदम आगे की बातें हो रही हैं। सरकार की ओर से भी जो बातें कही गई हैं उसमें भी बहुत से सकारात्मक बिंदु हैं, या फिर मैं कहूं कि सकारात्मक ही दिशा है। जो सरकार ने बात की है वो बातें क्या हैं? नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? बार बार ये आग्रह क्यों दोहरा रहे हैं? ऐसा क्या विषय है? इस पर आज हम बात करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। की कार्रवाई रुकनी चाहिए और बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अगर बात होगी तो सीधी नक्सली लीडर से बात होगी। वहीं बात करें आंकड़ों की तो 2025 में से अब तक 142 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 2023 से अब तक करीब 334 नक्सली मारे गए हैं, जबकि लगभग 1050 के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और 1177 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। अमित शाह का टारगेट है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के उस पर्चे पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नक्सली कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल और अस्पताल से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर गांव में अब तक टीवी क्यों नहीं है? खेती और पानी की सही व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा है कि नक्सली कह तो रहे हैं कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वे किसी समिति की बात कर रहे हैं, तो ये समिति कौन है? पहले तो ये साफ करें। इस पर कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने के पहले भी एक पत्र आया था, लेकिन वो असली था या नकली ये किसी को भी नहीं पता। सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत की तैयारी या बात नहीं हुई है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गांवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गांवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है? ये कौन सी समिति है? स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने से पहले भी पत्र आया था, पता नहीं वो पत्र असली था या नकली था, हमें तो नहीं पता। गृह मंत्री बोलते हैं कि उस जब गृह मंत्री के, केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं
कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। और मेरे ख्याल से कल या परसों मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों के बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है? गृह मंत्री विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं? तो दोनों को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत की संभावना बन रही है, लेकिन दोनों तरफ से भरोसे की कमी दिख रही है। नक्सली चाहते हैं कि पहले माहौल ठीक हो जाए, वहीं सरकार कह रही है कि हम सीधे लीडर्स से बात करेंगे और अब देखना होगा कि ये बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं। तो वही बात है, देखना यही है कि बातचीत आगे बढ़ती है कि नहीं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था शुरू में, इसमें सरकार की ओर से बड़े सकारात्मक उपाय किए गए हैं, किए जाने की बातें कही गई हैं। कुल मिलाकर एक पहल दिखाई दे रही है इसमें कुल मिलाकर। लेकिन बातें वही हैं कि पहले आप बंदूक छोड़िए, शांति का रास्ता अपनाइए, फिर उसके बाद बात होगी। बहुत सारी और भी शर्तें हैं, बहुत विस्तार से बातें हो सकती हैं। चलिए सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, मेरे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंधर्व पांडे जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दूसरा पत्र सर, 7 दिनों में 8 दिनों में दूसरा पत्र, शांति वार्ता की दोबारा बात। इस बार तो और भी खुलकर बात, समिति की बात की जा रही है कि एक समिति जो बनी है वो कैसी होगी। सरकार भी और ज़्यादा खुलकर बात कर रही है कि आप आइए, अपनी समिति आपको बनानी है, आप बनाइए, पूरी सुरक्षा हम देंगे, गारंटी हमारी। और दूसरी बात ये कहती है हम कोई समिति नहीं बनाएंगे। कुल मिलाकर इस बार जो वार्ता होगी वो किसी मध्यस्थ के साथ नहीं होगी, सीधी वार्ता होगी। क्योंकि मध्यस्थता जब भी हुई है तो उसके परिणाम पहले भी हुआ था, जब एक कलेक्टर का अपहरण होता है, और भी कुछ वाक़ये थे। जब मध्यस्थ आए थे हमने देखा था, बहुत पास से वो सब देखा था, ग्राउंड जीरो से वहाँ पर जब थे तो वो बातें वहाँ पर बताई जाती थी। लेकिन कुल मिलाकर इस बार सरकार ने अपना बिल्कुल विज़न और रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या चाहती है। लग रहा है क्या गंधर्व जी कि वार्ता की ओर कदम बढ़ रहे हैं या बढ़ चलेंगे? सर प्रथम सभी को मेरा नमस्कार, भगवान महावीर जयंती की सभी को बधाई, शुभकामनाएं जी। और हमने भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है इस विषय को लेकर के वो बहुत ही स्पष्टता से पहले से ही बोलते आ रहे हैं जी। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी दोनों ने बार बार निवेदन किया है कि जो भी अच्छा गंधर्व जी एक बात और बताइएगा, आप जवाब दीजिए, इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि दीपक भाई ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कथन में कहीं पर विरोधाभास है। ऐसा कुछ है क्या? हालांकि हमने तो ये नहीं देखा कहीं विरोधाभास। पहली बार भी उप मुख्यमंत्री ने जो कहा था यही कहा था कि आप बंदूक छोड़िए, शांति के मार्ग पर आइए। चलिए आप बता दीजिए। देखिए वास्तव में पीड़ा ये है कि ये जो काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश जब नक्सल मुक्त हो जाएगा तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पूर्ण संभावना और अभी मिल भी रही है। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है जी, तो उस पे कहीं ना कहीं आपत्ति करके सवालिया निशान खड़े करना दीपक बैज जी का, क्योंकि वो विपक्ष के दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि मैं अगर इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा तो कहीं प्रदेश में ये माहौल ना हो जाए कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी चीजें हुई थी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब भी सेंट्रल से पूरा इस चीज के लिए वहां पर सभी फैसिलिटीज दी गई। हर साल फंड्स में कोई कमी नहीं की गई, हर बार फंड भी आते थे, जवानों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी ऐसी नीति, ऐसा चीज करने के लिए प्रयासरत वो नहीं रहे, गंभीरता से इस चीज को नहीं देखा। पर आदरणीय अमित शाह जी जब 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो नक्सलवाद है ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर वहीं जब पी चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री थे तो उनकी सोच ये थी कि नक्सलवाद जो है ये एक सोच है और इसके साथ साथ जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने की चीजें हैं। तो जो दोनों के प्रयास हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर था। वही प्रयासों का और गंभीरता का और विषय को लेकर कितना गंभीर होकर उस दिशा में क्रियान्वयन किया जाता है उसका ही परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं। आज नक्सल लीडर्स जो हैं
वो विवश हो चुके हैं कि सरकार से बात करें। जब हम सरकार में आए थे उस समय भी बात करने का प्रयास किया गया था, पर उस समय क्या स्थिति थी आपको खुद जानकारी होगी, वो बात करने के लिए असहमत थे। आज वो खुद बात करने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। और ये बातचीत या वार्तालाप इस आधार में नहीं हो सकता कि वो किसी को भी भेज दे और यहाँ से किसी अधिकारी कर्मचारी या सरकार के बीच के मध्यस्थ लोग जाएं और वहां पर अपनी जान की बाजी बीच में फंसा सके। तो इसके लिए केवल और केवल उनके पास एक ही उपाय है, जो नक्सल नीति हमने बनाई है छत्तीसगढ़ में, उसके तहत वो मुख्य धारा में वापस आए। अन्यथा हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी भी नक्सल सोच के लोगों तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं आग्रह करूंगा कि मुख्य धारा पर आइए, जुड़िए। सरकार आपका हर कदम में मदद करेगी। नई नक्सल नीति से आप मुख्य धारा में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं और अपने देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान, जैसा कि बाकी युवा जो पूर्व में आत्मसमर्पण करके आज मुख्य धारा में है वो कर रहे हैं, उसी प्रकार वो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, क्यों लग रहा है ये दोहराया है? दीपक बैज ने ये बयान दोहराया है। पिछली बार भी मैं जब आप ही थे शायद, पिछली बार भी यही कहा था कि ये कहीं खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश तो नहीं, इस बार भी वो यही कह रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? इतनी बात आगे मैं देख रहा हूँ कि इसमें सकारात्मक विकास होता दिखाई दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। हम आपकी लाइफ सेट होते तक आपके साथ खड़े रहेंगे, ये बयान क्या ऐसे आ जाता है। फिर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऊपर लीडर से अनुमति लेनी पड़ेगी, स्थानीय नेताओं से बात करनी पड़ेगी। तो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, किसी का इंतजार मत कीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए, आ जाइए। वो कह रहे हैं अगर छोटे गुट भी हैं तो उनसे भी बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रोपोगंडा वाली बात में क्यों उलझा रहे हैं अभिमन्यु जी? खैर ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, आप राजनीतिक दल हैं, लेकिन मैं एक जनमानस की राय आपसे पूछ रहा हूं, सवाल। जी संजय जी नमस्कार, गंधर्व भाई को नमस्कार, आदरणीय बाबूलाल जी को मेरा नमस्कार। जी देखिए, सबसे पहले तो बात ये मैं बताना चाहूंगा, दीपक बैज जी स्वयं बस्तर के, और वो उस क्षेत्र से आए हैं, उस क्षेत्र के नेता है, और नक्सली गतिविधियां है, नक्सली सारे कुछ जो गतिविधियां बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, तो जानते हैं उस बारे में। ऐसी बात नहीं है कि वो इस बारे में जानते नहीं। जी तो उस जी क्या कट गए क्या? अभिमन्यु जी की आवाज नहीं मिल रही है। जी चलिए देखिए अभिमन्यु जी जुड़ते हैं तब। ठीक है, ठीक है जी अभिमन्यु जी। जी जी कहिए। आवाज पहुंच पा रही है? जी जी आप कहिए। हाँ, तो उसमें जो डिफरेंस देखने को इसलिए मिले हैं जी कि आप देखेंगे पहला जो लेटर आया था उसमें वो लोग बहुत सारी शर्तें बता रहे थे कि ये शर्त है, आप पहले ये बंद कीजिए, अपना ऑपरेशन बंद कीजिए और उसके बाद सारी चीजें कीजिए। अब इस बार जो लेटर आया है वो उन लोग आप बताइए कहते हैं कि आप शर्तें बताइए और क्या करना है, हम तैयार हैं, हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दोनों लेटर में अंतर दिख रहा है। अब हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि आजकल नक्सलियों में भी बहुत सारे गुट हैं, छोटे बड़े गुट हैं नक्सलियों के भी। लेकिन बिल्कुल सही कहा गृह मंत्री जी ने कि छोटे बड़े जो गुट हो आए बात करें, हम तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैं आज इस मामले पे बैठा भी था, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें गृह मंत्री जी ने हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता जो है सुरेंद्र शर्मा जी को कॉल किया था और उन्हें बधाई प्रेषित की थी उनके डिबेट की वजह से। तो मुझे लग रहा था कि आज बहुत अच्छी डिबेट होगी, लेकिन जहां पे एक शब्द आया श्रेय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान में, वहीं से ये बात हल्की हो गई कि श्रेय की बात, माने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में श्रेय की बात ज्यादा है। ये नहीं है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, नीतियों की बात कर रहे हैं। उनको जानकारी देना चाहूंगा कि नीति अभी 1 अप्रैल के पहले तक के हमारी नीति चल रही थी, 1 अप्रैल से आपकी नीति आज लागू हुई है और 10 दिन 12 दिन जो है हो चुके हैं। उसके बाद हमारे समय में, आपको आपके चैनल में मैंने पहले भी बताया है कि अबूझमाड़ के जंगलों में घुसने का काम, जहां तक टुकड़ियां नहीं जाती थी वहां पर जाने का काम, यहाँ तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी जब लोग वहां गए थे तो वहां से वापस नहीं आ पाए थे। तो इस प्रकार की जगहों में घुसने का काम किया और नीतियां बदली ऐसी कि सिर्फ अपनी सुरक्षा में न लगे रह करके उनकी जगह घुस के मारना चालू किया। उससे फायदा ये हुआ कि जो 500-600 वारदातें हर साल नक्सलियों की हो रही थी, इनकी सरकार आधे तक के 2023 तक के 100 से भी कम हो चुके थे। उसके अलावा पहले 3 साल में 2000 नक्सलियों को सरेंडर करवा दिया। उसके अलावा लगातार जो ऑपरेशन चलाए
जी। तो ये बात गृह मंत्री जी ने भी अभी उस वीडियो में अपनी कही थी और ये बात को स्पष्ट किया था कि कोई भी हम नहीं कह सकते कि किसी भी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ काम नहीं किया है। ये बोलना बेमानी होगी, ये छत्तीसगढ़ के लिए बेमानी होगी। सारी सरकारों ने काम किया है, मैं ये नहीं कहता। आरोप लगाने के लिए तो बहुत आरोप होते हैं कि 3 ब्लॉक में मिला था, 15 साल इनके रहते, रमन सिंह जी के रहते तक में 18 जिलों में पहुंच गया। उसके बाद हमारे समय में दंतेवाड़ा जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके कितने सारे नेताओं के नाम आए हैं। ठीक है मन्नू जी, महेश जागरण जी के रिश्तेदार जो थे, उनका नाम आया है टेरर फंडिंग में। उसके अलावा पहले भी नाम आ चुके हैं, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा जैसे इनके नेताओं के नाम नक्सलियों के साथ जोड़े जा चुके हैं, लेकिन वो मन्नू जी एक ये बताइए कि ये जो इतनी जो गंभीर वार्ता दोनों ओर से हो रही है, ऐसे में ये प्रोपोगंडा बता देना, तो कहीं से दीपक बैज जी को कहीं से सूचना मिली है क्या? कोई आके बताया है कि भाई ये तो ऐसा ऐसा हुआ है, ये नक्सलियों का पर्चा नहीं है, ऐसा किसी ने बताया है क्या उन्हें, दीपक बैज जी को? अगर बताया है उनको, अगर ये पता हो तो उन्हें बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए भाई, जनता को बताना चाहिए। देखिए उन्होंने जो कहा, मैं भी अभी उनकी बात सुन रहा था, दोनों में से जो कौन सा लेटर असली कौन सा नकली है वो मैं नहीं जानता, ये उन्होंने कहा, क्योंकि दोनों में विरोधाभासी बातें लिखी थी, अलग अलग तरीके की बातें लिखी थी। चलिए ठीक है चलिए बाबूलाल जी, ये बातें हैं, पिछली बार भी ये बात आई थी जो वो प्रोपोगंडा वाली बात निकल कर आई थी, लेकिन अब ये पूरी बात आप सुन रहे हैं जिस तरीके से। अब वार्ता तो नहीं हो रही है, लेकिन पत्र के माध्यम से जो बातें कही गई हैं, पूछी गई हैं, या फिर जो एक उल्लेख हुआ है उसका जवाब दिया जा रहा है। सरकार की ओर से भी बड़ा स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है, जितनी सारी बातें हैं। क्या लगता है बाबूलाल जी, कुछ बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है क्या? देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है दोनों तरफ से जी कि कोई भी युद्ध जो होता है जब तक सीज फायर न हो तो शांति वार्ताएं नहीं हो सकती। जी सीज फायर जो है वो कैसे हो, ये एक रास्ता जो है समझना होगा। गवर्नमेंट हमारी चाहती है प्रदेश की वो सारे हथियार छोड़ दे और समर्पण कर दें जी, तो फिर वार्ता की चर्चा की बात ही कहाँ बचती। जब समर्पण ही कर देंगे वो तो वन साइड हो गया, समर्पण कर दिए, हथियार त्याग दिए, आपके साथ हो लिए, तो फिर बात करने की जरूरत कहाँ महसूस। जो उनको मुआवजा मिलना मिलेगा, उनको जो सुविधाएं मिलनी मिलेंगी। दरअसल इसका कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, इसमें वार्ता के दौरान जो है वो जो भी प्रतिनिधिमंडल उनका आए जी, उसमें सारे नक्सली मंडलों का, नक्सलियों में आजकल बहुत सारे भाग हो गए हैं जी, उनका प्रतिनिधि सब लोग सारे प्रतिनिधि हों उसके अंदर में, और वो सारे आकर के यहाँ बात करें। उस दौर में जब बातचीत चले तब तक के निर्णय के होने की स्थिति तक एक तारीख तय कर दी जाए, इस तारीख तक जो है हम निर्णय तक पहुंचेंगे जी। अगर इस तारीख तक निर्णय में नहीं पहुंचे तो बस यहाँ की स्थिति है वहीं रह जाएगी। ये तय होना। दूसरी चीज क्या है, नक्सल ने एक बात कही है उसको समझना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर सीज फायर नहीं होगा जी, तो हम अपने नेताओं से चर्चा करने के लिए जाना चाहते कहीं तो हमको रास्ते में कहीं मार दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारे बड़े नेताओं से हम चर्चा करें, हम जो लोग हमारे नेतृत्व में हैं, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, उनसे हम मिल लें, उनसे हम चर्चा कर लें, एक रास्ता निकाल लें, उसके बाद हम सरकार से बातचीत करें। तो उस दौर में जो है आप अपने हमले बंद कर दीजिए, उनकी मांग ये है। वो मांग जो है कोई गलत नहीं है, जायज है, लेकिन शंका इस बात की है कि नक्सलियों का कोई भरोसा नहीं है। नक्सली पहले भी जो है आंध्र तेलंगाना में जो है, आज तेलंगाना तब आंध्रा था, इन्होंने ऐसे एक सीज फायर की बात की थी और सरकार ने इसको सहमति दी थी। तो सहमति देने के बाद में जो है चर्चा चली, जो चर्चा फेल हो गई। और चर्चा फेल होने के बाद में जो है गतिविधियां फिर से शुरू हुई। मतलब इन्होंने जो है जो वादा किया था नक्सलियों ने तोड़ दिया और फिर से वारदातें शुरू हो गई। तो आंध्र सरकार ने जो है ग्रे हाउंड एक समिति बनाई, ग्रुप बनाया जिसने पूरे नक्सलवाद को समाप्त किया। आज वहां शांति है। तो आखिर रास्ता आप निकालेंगे कि शांतिवाद किस माहौल में हो। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, नक्सलियों को भी सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सत्य है कि सीज फायर के बगैर शांति वार्ता असंभव है। जी गंधर्व जी बता दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं बाबूलाल जी कि अगर वो समर्पण ही कर दिया तो फिर वार्ता क्या जरूरत, सारे अगर नक्सली समर्पण कर दिए, बाबूलाल जी ये बोल रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं वार्ता की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं अगर उनको हमारी नई नक्सल नीति जो है
उसके विपरीत भी उनकी अगर कुछ मांगे हैं जो जायज हो, उस पर अगर सरकार विचार कर सकती है, या किसी प्रकार से वो कुछ और चीज, कोई और रास्ता निकालने के लिए प्रयासरत हो, तो इन सभी चीजों को लेकर के वार्ता करने का प्रयास हो सकता जी। है। और जहां तक भरोसा करने की बात है, तो भरोसे का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर बार बार भरोसा करके हम हमारे वीर जवानों को वहां पर शहादत के लिए सामने खड़ा नहीं कर सकते। जी। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे प्रिय भाई अभिमन्यु मिश्रा जी ने कहा जी। कि जो चल रही थी चीजें उस पे मैंने श्रेय का बात कर दिया, तो यही सवाल तो वो दीपक बैज जी से भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी ही नक्सल नीति लागू थी तो 2018 से लेकर 2023 तक इतनी आक्रामक और इतनी प्रभावशाली कार्रवाई नक्सलवाद के विरुद्ध क्यों नहीं हुई? क्यों इस तादाद बिल्कुल आपको दिखी नहीं। आऊंगा अभिमन्यु जी, आऊंगा। क्यों इस तादाद में नक्सलियों का एनकाउंटर, मैंने अभी आंकड़े दिए, क्यों इस अभी तादाद नहीं। में नक्सलियों मैं की आऊंगा आपके गिरफ्तारी पास, नहीं अभिमन्यु हुई? जी। और फिर इसके बाद दीपक बैज जी बार बार जब भी कार्रवाई होती है, जब हमारे वीर जवान वहां पर जाकर के अपना शौर्य दिखाते हैं, तो उस पे सवालिया निशान खड़े कर देना कि वहां पर लोकल ग्रामीण थे, वहां के गांव के निवासी थे, इस प्रकार से उस चीजों को प्रस्तुत करना, प्रदेश की जनता को गुमराह करना, तो इसका मैं क्या मानूं, इसका उद्देश्य क्या है? और इसके साथ ही साथ मैंने विभिन्न जितनी डिबेट हुई उसमें पूर्ण सौहार्द के साथ बार बार यही कहा जी। कि चाहे जो सरकारें हो, सबने काम किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने भी अपने नेताओं को खोया है, हमने भी अपने नेताओं को खोया है। नक्सलवाद एक राष्ट्र सुरक्षा को चुनौती है, उसके विरुद्ध मिल करके ही काम करने से बात आगे बनेगी। पर बार बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुटुंब के जो अध्यक्ष हैं जी। दीपक बैज जी, वो इस प्रकार से जब बयानबाजी करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इसे बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं लेना चाहते, और इसके साथ ही साथ हमारे वीर जवानों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े करने का प्रयास करते ठीक हैं। है तो अभिमन्यु इस जी, चीज से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं कि वो इस प्रकार से चीजें बोल सकते हैं, और अगर वो ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे स्पष्टता से राजनीतिक उद्देश्य दिखता है। ठीक है अभिमन्यु जी, यही कह रहे हैं गद्दार जी, पूरा सार कहूं, इतने गंभीर विषय पर गंभीरता होनी चाहिए, सतही बातें नहीं। देखिए गंभीरता है संजय जी, पूरी गंभीरता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि विपक्ष जो एक देखता है चीजों को, उनका एक अलग नजरिया होता है। जो चीजें सत्ता पक्ष के लोग या फिर नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, उस चीज को विपक्ष उठाता है। और उन्होंने गलत क्या कहा, कभी कार्रवाई के ऊपर बात नहीं की, हमें हमेशा हमने तारीफ की है। उसके अलावा जो गंधर्व जी बोल रहे थे कि कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, वो सबसे बड़ी गलत बात है। हमसे सहयोग की बात करते हैं, हमसे हमारे जितना किसी ने सहयोग नहीं किया होगा। चाहे आप सलवा जुडूम की बात करिए, सलवा जुडूम में तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आपके उस समय के मुख्यमंत्री के साथ में गाड़ी में बैठ के गए थे। ऐसी लड़ाई लड़ी कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी नक्सलियों से लड़ते लड़ते। तो हमारा सहयोग नहीं मिला, ये आरोप हम पर नहीं लगा सकते आप, और ये नहीं कह सकते कि इनके समय में काम नहीं हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े दिए कि जहां 500-600 अरे गंधर्व जी ने तो स्पष्ट कहा कि मैं स्वीकार करता हूं आपके भी शासनकाल में काम हुआ, वो तो कह रहे हैं सरकार, हर सरकार के काल में होता है, मैं भी मानता हूं। जो ये पत्रों की बात है, ये लेटर तो संजय जी हम 15 साल से देख रहे हैं, हर सरकारों में लेटर आते रहते हैं, कई वार्ताएं होती है, कई बार वार्ताएं फेल होती हैं, लेकिन उनको देखने की जरूरत है कि उनकी नियत क्या है, और क्या वाकई में वो इस बार जो है अंत चाहते हैं कि ये भी कोई उनकी चाल है। ये सारी चीजें हैं। अब पत्र आया है, ऐसे पत्र में सरकार अपनी पीठ थपथपाए, ये सब जरूरी नहीं, उसको उसकी तह तक जाना जरूरी है। आपने स्वयं कहा, बाबूलाल जी बता रहे थे कलेक्टर का अपहरण हो चुका है एक बार, तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं उनका इनपुट फेलियर रहा होगा, उनको उनकी नियत की जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़े और जो नक्सली नीति पे आगे चल रही है उसको देखे, 2026 तक जो नक्सलियों को खत्म करना है उस पर देखें। हम तो आपके साथ मिलेंगे। अरे सवाल करना भी मजबूत करना ही होता है, सवाल करेंगे तभी तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना चीजों को। ठीक है, गंधर्व जी यही कह रहे हैं कि सवाल को आप भी सौहार्दता पूर्वक स्वीकार करिए और बताइए कि नहीं भाई, आप जो कह रहे हैं, आपकी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल हैं। मैं आपको पास आऊंगा बाबूलाल जी, एक बात और आती है इस पूरी चर्चा के दौरान, मैं समझता हूं कि इस पूरे विषय का एक सबसे बड़ा पहलू है जिसे छोड़कर तो बात हो ही नहीं सकती, जिसमें ये आग्रह किया गया है सरकार की ओर से, आग्रह मत कहिए, सीधी अपील है, वार्ता करनी है तो गांव के बंधकों को रिहा कीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। रिहा मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो एक सुरक्षा कवच बनाया करते थे और उस सुरक्षा कवच के भीतर जो नक्सली रहा करते थे, अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती, बड़ी चुनौती। अगर वो नक्सलियों की तरह अंधाधुन मारते हैं तो बहुत से ग्रामीण मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो उस सुरक्षा की आड़ में नक्सली अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस स्टेटमेंट को, और अगर वार्ता करनी है तो पहले ये करें। जी देखिए, अपील तो जायज है, अपील नाजायज नहीं है। निश्चित रूप से नक्सली ऐसी आड़ लेते हैं, बच्चों की भी आड़ लेते हैं, महिलाओं की भी आड़ लेते हैं, जी गांव के लोगों। लेकिन एक बहुत बड़ी बात समस्या जो आती है वहां पर पुलिस बल के लिए, जी ये आती है कि ग्रामीणों में और नक्सलियों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हथियार छुपा दे और गांव में बैठ जाए कहीं पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नक्सली है या नहीं है। जी ये जो परेशानी आती यही है, तो शेल्टर है। जी जी पुलिस के सामने जो है, उसी के लिए ये बातें आती है। तो ये नक्सलियों का, ये आप कैसे अंदाज करेंगे कि कौन नक्सली है और कौन ग्रामीण है, जी किस ग्रामीण की आड़ ली है या वो खुद नक्सली ही है। ये बहुत सारी समस्याएं वहां पर मौजूद हैं। इसीलिए कहता हूँ कि गलतियां वहां होने की पूरी गुंजाइश होती है। जी और जब कोई बड़ा ऑपरेशन चलता है, उसमें गलतियां भी होंगी, त्रुटियां भी होंगी, ये मानना पड़ेगा आपको। आपको याद होगा पंजाब का जो मुक्ति हुई और जिस तरीके से वहां पर गोलीबारी करके और आतंकवादियों को ढेर किया गया, उसमें बहुत से सामान्य लोग भी मारे गए थे। तो वो परिस्थितियां तो निर्मित होती हैं ऐसी जगहों पर जहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है। वहां पर जो है युवों के साथ में और भी कीड़े भी निकल जाते हैं, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो वो स्थिति जो है वो नक्सल क्षेत्र में है। लेकिन मैंने जो मूल बात कही है, वो जो बताई है, जो नीतियां कहती है, वो ये कहती है कि बड़े से बड़े युद्ध में भी जब तक सीज फायर नहीं होता दोनों तरफ से, तब तक शांति वार्ताएं नहीं होती हैं। ये मैं मूल बात बता रहा हूँ, पूरे विश्व के संदर्भ में बता रहा हूँ। कोई भी विश्व युद्ध हुआ तो शांति वार्ता तभी हुई है जब सीज फायर किया गया है। तो जहां भी देख लीजिए, पूरे कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखेंगे, यही रिजल्ट निकलेगा कि शांति वार्ता होगी तभी होगी जब दोनों तरफ से समझदारी के साथ में सीज फायर किया जाएगा। और वास्तव में अगर वो चाहते हैं कि शांति हो और हमारे लोग मारे न जाएं, तो वो स्थिति पैदा करने के लिए उनको सीज फायर करना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, एक नेता निर्णय लेने की स्थिति में मुझे नक्सलियों के बीच नहीं दिखाई देता। तो एक नेता निर्णय ले ले और नक्सली मान जाए, ऐसी स्थिति आज नक्सलियों के बीच नहीं है। इसलिए जो है ये निश्चित रूप से उनको इधर उधर जो है घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो कोई एक कह दे सब ठीक हो जाए तो संभव है ही नहीं। कई गुटों में बटे हुए हैं, कई विचारों में बटे हुए हैं। विचारधारात्मक लोग जो थे पुराने, वो अब कम है, और जो है दूसरी धारा के लोग जो है ज्यादा है, गुटों में बटे हुए हैं। बहुत मुश्किल से एक होने की स्थिति है, एक मत होने की स्थिति बनने के लिए सीज फायर की जरूरत उनको महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो पहला पर्चा आता है जिसमें स्वीकारोक्ति है कि हमारे इतने मारे गए, साल भर में इतने मारे गए, 3 महीने में इतने मारे गए। दूसरा, उसमें एक प्रवक्ता है, उसका नाम कुछ और है। दूसरे में एक प्रवक्ता है, उसका नाम कुछ और है। तीसरा एक प्रवक्ता या फिर जो नक्सली हैं, नेता हैं, उनका नाम कुछ और है, रुपेश बताया जा रहा है। तीनों में अलग अलग नाम है। तो ऐसा मुझे लगता है, जैसी चर्चा में ये बातें हैं, कि ये 3 अलग अलग गुट हैं। नहीं तो एक हगा ही होता तो एक ही प्रवक्ता होता, एक ही नाम होता। और ये पर्चे जो तीनों आए हैं, एक स्वीकारोक्ति के और 2 शांति वार्ता के, तीनों में एक ही नाम होता। तो ऐसा लगता है कि अलग अलग गुट भी इसके लिए सहमत हो रहे हैं। जैसा कि सरकार ने संकेत देते हुए कहा है कि कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी गुट हो, सबसे हम चर्चा के लिए तैयार है। तो ये भी लग रहा है इस दिशा में। और आपने जो एक बात कही, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े आतंक, बड़े से बड़े, अब सबसे बड़ा क्या होगा, जो विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध का भी समाधान जो होता है वो टेबल पर बैठकर निकलता है, शस्त्र छोड़कर वार्ता से होता है। और उससे ही जो निकलता है सकारात्मक परिणाम, वो संभव कर पाता है कि ये सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो या समूल उसका विनाश हो। तो चलिए, इस चर्चा में आप सभी जुड़े, गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सी बातें बताई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा नक्सल समस्या को लेकर तमाम बातें हैं, जो पूरी बातें हैं, जो संपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं, उसमें बात यही बार बार निकल कर आ रही है कि बाकी बार बार नक्सलियों की ओर से जो आग्रह किया जा रहा है, उनकी ओर से जो पर्चे दिए जा रहे हैं, जो कि सामने आ रहे हैं, शांति वार्ता की उनके तरफ से शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया जा रहा है, बातें भी बहुत सी लिखी जा रही हैं, सरकार की ओर से भी कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ इसका समाधान निकलता है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रूप में सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ पर धावा बोलते जा रहे हैं,
और आने वाले दिनों में जो 50 से ज़्यादा और भी ऐसे कैंप्स खोलने की बात की जा रही है कोर एरिया में, उसके भीतर भी, तब ऐसे में क्या नक्सली विवश होंगे शांति वार्ता के लिए, या फिर एक ठोस रणनीति के तहत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ये जो वर्तमान में माहौल बना है उसे इस पक्ष में ला सकती है कि वार्ता नक्सलियों से हो और इसका कोई ठोस समाधान निकले। लेकिन अब देखना होगा कि बातें और क्या होती हैं और इन बातों से क्या कुछ निकलता है और क्या रुख होता है इस पर सरकार का, क्योंकि सरकार का निर्णय जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मुख्य धारा में आइए, वार्ता कीजिए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।